हेलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए क्या क्या चैप्टर है। देखिए टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, और हर एक चैप्टर हम लोग जो वीडियो बनाएंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके हर एक चैप्टर का वन शॉट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मॉर्निंग तक आपको पूरा का पूरा, मतलब आज मैं 7 अप्रैल को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज मतलब 7 अप्रैल को मैं 3 वीडियो चैप्टर वन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये तीनों वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये तीनों तीनों चैप्टर मैं रिकॉर्ड करके आज चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग में मतलब 8 तारीख को मॉर्निंग में ये 2 चैप्टर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आया हुआ सामने, तो मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर वाइज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हर चैप्टर का जो वीडियो बनेगा 20 से 25 मिनट के बीच बनेगा। तो आप चैप्टर वाइज देखते जाइए। आया हुआ सामने, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि हाँ चलो एक चैप्टर देख लिया, 2 चैप्टर देख लिया, 3 चैप्टर देख लिया, तो चैप्टर वाइज वीडियो बना दे रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सुबह तक हम लोग पूरा ईएनवीएस कंप्लीट करेंगे। आया बस होने, इसके बाद हम लोग का 3 फ्रेज बाकी है इंग्लिश का। इंग्लिश का पोएम मैंने कंप्लीट कर दिया भाई। अगर अभी तक आपने इंग्लिश का पोएम नहीं देखा है भाई, कमेंट बॉक्स देखो। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे वीडियो में ना, आप कमेंट बॉक्स को जरूर चेक किया करिएगा। मैं कुछ उसमें पिन करके रखता हूं, उसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, एपीसी फैमिली का पार्ट बनिए। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे वही व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, और आप तक सारे वीडियो डायरेक्टली पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे नोट्स डायरेक्टली पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे सजेशन वगैरह सब कुछ मैं पहुंचाऊंगा, और उसमें मेरा नंबर भी रहेगा। तो आपको जो भी अकाउंटेंसी वगैरह डाउट होगा वो सब मैं पर्सनली सॉल्व कराऊंगा। सेमेस्टर 3 में बनाए थे भाई 1000 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट का। टैक्स वाले दिन मैं सॉल्व करा था, मैं पागल हो गया था। मतलब सॉल्व कराते कराते कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ गए थे मुझे नहीं पता, इतने सारे डाउट थे उनके। आया वो सामने, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। डायरेक्टली आपको मेरा नंबर दिखेगा, मेरा टीम का नंबर दिखेगा। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी डाउट होगा, अकाउंटेंसी में कोई डाउट होगा, तो आप मेरे से पूछते जाएंगे। अभी अकाउंटेंसी का ना चैप्टर वाइज आएगा वन शॉट, और 15 साल का पेपर सॉल्व कराऊंगा अकाउंटेंसी वगैरह में। तो आप जुड़े रहिए। और उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन है, तो आप अपने दोस्त को भी ऐड करिए और सबको रिकमेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। ऐड मेंबर, आप उसमें जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐड मेंबर का ऑप्शन उसमें दे दिया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ देखो ना, पीडीएफ कितना अच्छा तुम्हारे लिए बनाए। देखो पीडीएफ देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये पीडीएफ का भी लिंक, इस पीडीएफ का भी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वन शॉर्ट पार्ट है, पार्ट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। और साथ ही साथ मैंने सजेशन का जो लिंक है, मतलब पार्ट बी में मैंने सजेशन भी दिया है, उसके पीडीएफ का लिंक भी मैंने दे दिया है उसी वीडियो में। पार्ट ए और पार्ट बी वाले वीडियो में कमेंट बॉक्स में ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मेन बुक और कॉन्स्टिट्यूशननल वैल्यू का सजेशन पीडीएफ दोनों मैंने डाल दिया है। सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम में जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है। कमेंट बॉक्स मतलब पीडीएफ, जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम में जाएगा, वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको सीवी का प्लेलिस्ट मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको ईएनवीएस का प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसे जैसे वीडियो बनाते जाऊंगा प्लेलिस्ट बनाते चला जाऊंगा। दोस्तों अगर आप फॉलो कर लेते हैं पीसी को, आपका 100% पेपर आप अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं गारंटी आपको देता हूं। और बेस्ट नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे चीजों कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाके समझा पाऊं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज वीडियो को शेयर करना। हर एक कॉलेज ग्रुप में वीडियो को पहुंचा दे भाई, वीडियो को शेयर कर, लाइक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर जाना। एक बार तुम लोग कमेंट नहीं करता भाई, स्टार्टिंग के कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू तुम लोग 100 कमेंट कर दिया, मैं तो एकदम खुश हो गया। बाकी वाले वीडियो बोला क्या सर कितना तारीफ करे आपको, कुछ बच्चा बोला सर एक ही कमेंट कितना करे सर, कितना तारीफ सुनेगा। एक बच्चा मेरे को पर्सनली बोला सर कितना तारीफ करूँ आपका, बोले नहीं भाई थोड़ा सा कमेंट कर दे, बस इतना कर दे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग मेरा तारीफ मत कर भाई, बस ये बोल देना हाँ सर समझ में आ गया, बस यही लिख करके चल जाना। ठीक है, एटलीस्ट कमेंट कर देना हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। 10 एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू का एक सेपरेट वीडियो आएगा, कल ही आएगा। एमसीक्यू का एक सेपरेट वीडियो आएगा कल। ठीक है, तो 10 एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, विच इज 10 मार्क्स। 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे विच इज 20 मार्क्स। तो सर ऑप्शन कितना दिया जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा 12, यहाँ भी ऑप्शन 12। तो 12 में से 10 एमसीक्यू सॉल्व करना है, और 12 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब भी बोलेगा 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एनी 10, वहां पे 12 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एनी 10। ठीक है, तो 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 10 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। सर कितना ऑप्शन दिया रहेगा, 6 ऑप्शन दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा, 6 ऑप्शन। तो कितने हो गए, 10 एमसीक्यू 1 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, चार चार क्वेश्चन 5 नंबर वाले। ठीक है, तो जो 5 नंबर वाला आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, 6 में से एनी 4 करना रहेगा। इसमें 12 दिया रहेगा, 12 में से एनी 10 दिया रहेगा। इसमें भी 12 दिया रहेगा, एनी 10 दिया रहेगा। तो होपफुली आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया।
कि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपको दो दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, चले चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे की पॉइंट हाईलाइट कर दिया, जितना भी मैंने यही यही पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूँ, यही पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा। तो सारे हाईलाइटेड पॉइंट मैंने सब कुछ देखो ना हाथ से हाईलाइट कर दिया। क्या आपको की पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जितने भी मैंने हाईलाइट किया दे आर द की पॉइंट, आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं सर, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडी। सबसे पहले यही बात करते हैं सर, इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होता है। ध्यान सुनना, इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होता है, देखो ध्यान से। ध्यान सुनना, इन्वायरमेंटल, मैं इसको थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा तो तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। देखो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। इसी चीज को लिख को समझाऊंगा, बाकी किसी को लिख को नहीं समझाऊंगा, बस ये समझना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, सराउंडिंग। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। एक मिनट फोन आ रहा है। सराउंडिंग, SURR O, सराउंडिंग। इन्वायरमेंट कहता है सराउंडिंग। हम लोग किस चीज से सराउंडिंग रहते हैं, देखो हम पीपल मतलब लोगों से सराउंड रहते हैं, हम आसपास में लोगों सराउंड रहते हैं। हम बहुत सारे प्लांट से सराउंडिंग रहते हैं, पेड़ पौधे सराउंड रहते हैं। और बहुत सारा एनिमल, हमारे बीच में बहुत सारा एनिमल होता है। और अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आएगा, वहां भी एनिमल आपको मिल ही जाएंगे। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग, हम किस चीज से सराउंडिंग रहते हैं, लोगों से, पेड़ पौधे से और एनिमल से सराउंडिंग रहते हैं। ठीक है ना। तो इनके बीच में ना हमारा कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जैसे पीपल। अब देखो पीपल मतलब आपका हो गया मैन मेड। पीपल क्या हो गया, मैन मेड। अब देखो हम लोग क्या बिल्डिंग बना रहे हैं, ध्यान सुनना। हम लोग क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। हम लोग जो फैक्ट्री बना रहे हैं, हम लोग क्या फैक्ट्री बना रहे हैं, हम लोग बहुत सारे केमिकल्स बना रहे हैं, हम लोग बहुत सारे क्या केमिकल्स बना रहे हैं। तो अब इन सब का जो असर है वो इन पे पड़ रहा है, प्लांट्स पे पड़ रहा है और साथ ही साथ एनिमल से पड़ रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाया, एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाया, ध्यान सुनिएगा, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री से जो एयर निकलेगा, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं हम हमारे को तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ ही साथ प्लांट, जो आसपास के जो प्लांट पेड़ पौधे हैं उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो आसपास के एनिमल्स है उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है वो रिवर में जा रहा है। तो जो रिवर का इकोसिस्टम है, जो रिवर के अंदर जो जीव जंतु है, मछली है, बहुत सारे फ्रॉग है, बहुत सारे जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है। रिवर के पास भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। रिवर के पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, है ना। रिवर पे, रिवर के आसपास, रिवर में ही बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो वो सारे के सारे जो प्लांटेशन है उसको अपने बोलते हैं रिवर की इकोसिस्टम, वाटर का इकोसिस्टम बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लांट वाटर में होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मछली वगैरह कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर का इकोसिस्टम। तो जब गंदा पानी जाएगा, जब गंदा पानी जाएगा कहां पर, उस रिवर में जाएगा। ठीक है, तो उस रिवर का इकोसिस्टम को पोल्यूट करेगा, वहां भी खराब करेगा। साथ ही साथ वही गंदा पानी जब खेतों में जाएगा, रिवर से जब वो पानी कहाँ जाएगा, खेतों में जाएगा। और खेतों में क्या होता है सर, बहुत सारे साग सब्जी अनाज होते हैं, उससे हमारा सॉइल खराब होगा, सॉइल खराब होगा। तो और साथ ही साथ जो हम खाना आ रहा है भाई, जो भी खाना बना रहा हो तो खेत से आ रहा है ना, आलू वगैरह सब्जी वगैरह खेत से आ रहा है, तो वो सब्जी में भी उसका इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं जितना भी मैन मेड चीज है, जितना भी मैन मेड चीज है, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे फैक्ट्री बना रहे हो, चाहे केमिकल बना रहे हो, इन सब का इंपैक्ट हमारे प्लांट पे पड़ रहा है, एनिमल पे पड़ रहा है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग यही स्टडी करते हैं कि कैसे मैन मेड से बनाया हुआ चीज, जैसे तुम बिल्डिंग बना रहे हो भाई, अगर तुम बिल्डिंग बनाओगे तो सॉइल को तोड़ोगे तो मिट्टी खराब होगी। अब बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लोग पेड़ पौधे, जो भी बीच में पेड़ पौधा था सब आप तोड़ देते हो, उससे हमारा क्लाइमेट खराब होगा। कितने सारे फॉरेस्ट आप सुने होंगे, कितने सारे जंगल को काट करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो जब आप बिल्डिंग बनाओगे, जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो फॉरेस्ट काटोगे, फॉरेस्ट काटोगे, उससे हमारा क्लाइमेट खराब होगा। ठीक है, जिस एरिया में मान लो कोई रिवर है, आप इस रिवर में अपने मिट्टी डाल करके रिवर को, आपने देखा होगा साउथ कोलकाता में बहुत सारी जो बिल्डिंग है वो गिर रही है, क्यों, क्योंकि पहले ना वो वहां पे पहले कोई मान लो नाला था या कोई कोई नदी वदी थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके बिल्डिंग बना दिया गया। तो मजबूत होगा नहीं। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत भूकंप वगैरह आता है वो बिल्डिंग गिर रही है। बेहला साइड में आपने नाम सुना होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप बिल्डिंगें बना रहे हो, जब आप केमिकल बना रहे हो, जब आप फैक्ट्री बना रहे हो, तो इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लांट पर, हमारे एनिमल पड़ता है। आया सुने। तो जब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग अपने सराउंडिंग में जो भी चीज होती है हम उसकी स्टडी करते हैं, कैसे मैन मेड, कैसे मैन मेड बनी चीजें हमारे प्लांट को इफेक्ट कर रही है, कैसे हमारे एनिमल को इफेक्ट कर रही है, उसकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ कैसे सेव किया जाए, इन प्लांट को कैसे सेव किया जाए, इन एनिमल को कैसे सेव किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, जो इतनी गर्मी बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
टाइम पे मानसून नहीं आ रहा, टाइम पे विंटर नहीं आ रहा, विंटर में जो ठंड पड़नी चाहिए वो ठंड नहीं पड़ रही है, जो बारिश होनी चाहिए वो प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं सराउंडिंग का, हम लोग एनिमल का स्टडी करते हैं, प्लांट का स्टडी करते हैं, और ह्यूमन की जो हरकतें हैं उस हरकतों के वजह से हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो सर इन्वायरमेंटल स्टडी क्या, इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ सराउंडिंग, चाहे वो पीपल चाहे वो पीपल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। तो हमारे इनके में क्या एक रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा फैक्ट्री बनाएंगे, बहुत ज्यादा बिल्डिंगें बनाएंगे और बहुत ज्यादा केमिकल बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्लांटेशन खराब होगा, बहुत ज्यादा एनिमल डाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनिमल की जो स्पेसीज होगी खतरे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मैन मेड थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल, इस ये जो स्टडी है ना, ये जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच की जो स्टडी है, इसी स्टडी को अपने बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है, इट्स सिंपली हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना, कि भाई पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, वाटर गंदा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन को फाइंड आउट करना, साथ ही साथ सॉल्यूशन को भी लाना, जो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो देखो ध्यान से, आंसर क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, इट स्टडी द इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द नेचर। ह्यूमन और नेचर बीच में एक रिलेशन है, ह्यूमन और बीच में क्या एक रिलेशन है, और हम कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंडेंट है। ध्यान सुनना, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम नेचर पे डिपेंडेंट है। देखो ईएनवीएस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्वायरमेंटल स्टडी को समझाने में। तो कहीं ना कहीं हम जो नेचर पे डिपेंडेंट है, आपको पता है सारी की सारी जो इंसान है वो किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधे पे। पेड़ आपको पता है सनलाइट को यूज करता है, और फोटोसिंथेसिस बोल के एक प्रोसेस होता है, उसको यूज करता है और खाना बनाता है, आया सामने। और खाना बना के पेड़ क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। अब पेड़ क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। बोलो ना, पेड़ क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ों ने ऑक्सीजन छोड़ा, हमें ऑक्सीजन मिला। हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, पेड़ को मिलता है। तो पेड़ हमारे ऊपर डिपेंड है, हम पेड़ के ऊपर डिपेंड है। तो एक रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। तो जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड मैन मेड, इसकी भी बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी में। हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी में ये भी देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट को काटा गया तो उस डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, उस डिफॉरेस्टेशन के वजह से हमारे मिट्टी पे क्या असर पड़ रहा है। आपको पता है पेड़ पौधे होते हैं ना, मिट्टी की क्वालिटी को बना के रखते हैं। तो जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं तो आप ये भी स्टडी करते हैं कैसे मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कैसे पेड़ पौधे की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, गर्मी कैसे बहुत ज्यादा हुई। आपने पता होगा ओजोन लेयर वगैरह बहुत नजदीक आ रही, बहुत मतलब ओजोन लेयर में छेद हो चुका, आपने सुना होगा ब्लॉक हो चुका है, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जब आप स्टडी करते हो नेचर की, जब आप स्टडी करते हो मैन मेड की, कि जितनी भी मैन मेड चीजें हैं वो हमारे नेचर को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, जब आप इसकी स्टडी करते हो, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ नेचुरल रिसोर्सेस like water, air, water, land, plant, animal are used एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम। हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कैसे हमें एयर को यूज करना है, वाटर यूज करना है, कितने मतलब हमें वाटर, एयर, सनलाइट, आया समझे, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, हमें कैसे, मतलब अब आप बताओ, अगर आप बहुत ज्यादा प्लांट यूज करोगे, बहुत ज्यादा अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उसका गंदा असर पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं तो हम आपको ये पता चलता है कि आपको कितना फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करना है तो कितना करना। अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया तो अब आपको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। अगर आपने लेट से एनिमल बहुत ज्यादा आपने कट कर दिए, एनिमल कट करने से भी खतरनाक होता है, पता भाई, बहुत ज्यादा देखो ना, लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल कट होते हैं, उसका भी बहुत गंदा असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं तो आपको एक समझ में आता है कि आपको एनिमल कितने कट करने हैं, या आपको प्लांटेशन लगाना है या नहीं लगाना है, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे। ये सब कुछ आपको पता चलता है जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। तो क्या बोला, अंडरस्टैंड, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एयर के बारे में, वाटर के बारे में, लैंड के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम, हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक सॉइल का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है ये जो सॉइल है, अगर अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, तो आने वाले वक्त में ये जितने भी एग्रीकल्चर खतरे में आ जाएंगे। इसका सिंपल रीजन बता रहा हूँ कैसे। ये जो सॉइल में होता है ना, उसमें एक बेसिकली एनर्जी होती है जिसको अपने बोलते हैं ना उर्वरा शक्ति बोलते हैं,
जिसको फर्टिलाइजर क्या बोल सकते हैं, सॉरी फर्टिलिटी पावर बोलते हैं, फर्टिलिटी पावर, ठीक है। तो जितने भी हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ना, तो ये सॉइल क्या करता है, ये फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है उसको खराब करता है, जिसके वजह से क्या हमें और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो अब वो सारे के सारे फर्टिलाइजर का जो अंश है, मतलब जो उसका इफेक्ट है हमारे खाने में आता है, उससे हमारी बॉडी में हो रहा है। आजकल कितने कैंसर हो रहे हैं, कितने डायबिटिक हो रहे हैं, कितने हार्ट के रोग हो रहे हैं, तो रीजन क्या है कि हम उल्टे सीधे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अब ये सॉइल है, सॉइल हमारे सॉइल से क्या बन रहा है, खाना मतलब बोल सकते हैं फूड्स बन रहे हैं। वो फूड, वो सॉइल के वजह से जो फर्टिलाइजर है वो फूड में आ रहा है, वही फूड हम खा रहे हैं, उससे हमारा इंपैक्ट हो रहा है। प्लस वो जो बारिश होती है तो मिट्टी में बहुत सारा क्या फर्टिलाइजर है, तो जब बारिश होगी तो वही फर्टिलाइजर पानी के थ्रू बह कर नदी में जाएगा, तो नदी की इकोसिस्टम को खराब करेगा। तो कितना गंदा बात हो रहा है। तो जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हो आपको यही से समझ में आता है कि क्या रीजन है वाटर गंदा करने का। ठीक है, क्या रीजन है कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी पावर को खो रहा है, और उसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है कैसे, इंसानों के ऊपर में, इन्वायरमेंट के ऊपर में, वाटर के ऊपर में। इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया। और इन्वायरमेंटल स्टडी में दो चीज का होता है, एक तो हम पहले रीजन फाइंड करते हैं कि किन किन रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ हम इसको प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। समझ गए? जैसे आपको पता है आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आ गए, आपको प्लास्टिक यूज करने के लिए मना किया जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी आ गया है। ईवी कार वगैरह देखना, ईवी की कार आती है, बाइक आती है, सब आ जाती है ना आजकल। तो लोग क्या बोलते हैं, भाई पेट्रोल डीजल वाली कार कम यूज करो, ईवी कार ज्यादा यूज करो, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम निकलेगा। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब इन्वायरमेंटल स्टडी का ही पार्ट है। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं तो रीजन को फाइंड करते हैं, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, इट इज अ स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का आपसे कोई पूछेगा, सर इट इज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन। कि हम स्टडी करते हैं ओवरऑल सराउंडिंग का, और सराउंडिंग में जो नेचर है और जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है नेचर पे, नेचर का इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन पे, तो जो रिलेशन है इस रिलेशनशिप की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसको फटाफट देखो, 10 मिनट मैंने इंट्रो दिया, क्यों? क्योंकि सर इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे हो तो 10 मिनट तो बोलना पड़ेगा ना इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी इन इन्वायरमेंटल स्टडी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या, देखो ध्यान से। अगर हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कोयला कम यूज होगा। अगर हम लोग विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो, इसको बोलते हैं ना एयर, एयर के थ्रू, आपने हो ना पवन चक्की, अगर हम विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कोयला कम यूज होगा। अगर हम सोलर पावर पावर प्लांट, इमेज को देखना, अगर हम सोलर पावर पावर प्लांट यूज करेंगे, सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो कोयला कम यूज होगा ना सर? हाँ सर। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल स्टडी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, लेकिन बहुत केयरफुल तरीके से यूज करना है। हमें उसके अल्टरनेटिव को यूज करना है। ये नहीं कि आपके पास कोयला है तो पूरा का पूरा कोल को यूज करना, नहीं, आपको पूरा का पूरा कोल नहीं यूज करना है, थोड़ा कोल यूज करना है। इस प्रकार से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए। ये नहीं कि पता चला एक था कोयला, ऐसा नहीं भैया। आपको कोयला यूज करना है, थोड़ा कोयला यूज कर लो, थोड़ा सोलर पावर यूज कर लो, थोड़ा विंड एनर्जी यूज कर लो। चाइना में तो ऐसे रोड बन चुके हैं, जितनी भी गाड़ियां चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती चली जाएगी। चाइना में ऐसे रोड बन चुके हैं ना, जितना गाड़ी चलेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। सोचो किस लेवल की टेक्नोलॉजी वहां पे आ चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी इन सस्टेनेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल स्टडी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म यूज। अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक कोयला लोग यूज कर पाए, तो आपको कोयले को थोड़ा थोड़ा यूज करना है, केयरफुल तरीके से यूज करना है। मैं जैसे कोयला का एग्जांपल दिया, केयरफुल तरीके से यूज करना है। तो सर ऑप्शन क्या है? कोयले को कम यूज करो, सोलर को ज्यादा यूज करो, एयर को ज्यादा यूज करो, क्योंकि ये रिन्यूएबल है ना। अरे भाई सनलाइट की कोई कमी नहीं है, सनलाइट की कोई कमी नहीं हमारे देश में, अच्छा खासा सनलाइट हमारे देश में है। तो बार बार चार्ज करो, सोलर पैनल को बार बार चार्ज करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। आइसन विंड की कोई कमी नहीं है, आराम से आप विंड को यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। तो जब हम लोग विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, चाइना में ऐसा रोड आ चुका है, बोले ना जितना चलेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। अगर हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कोयले का इस्तेमाल कम होगा। जब कोयला का इस्तेमाल कम होगा तो करंट में पॉपुलेशन है उनकी भी नीड फुलफिल होगी कोयला के थ्रू, साथ ही साथ आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड फुलफिल होगी। इसी बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन केयरफुल
एंड बैलेंस्ड वे सो दैट दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। आपको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको केयरफुल यूज करना, केयरफुल तरीके से यूज करना है, बैलेंस तरीके से यूज करना है, जिससे वो खत्म ना हो जाए, जिससे वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, एंड उसको फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। तो याद रखिए, अगर कोयला को बचाना है तो आपको अल्टरनेटिव पे शिफ्ट होना है। आपको ईवी कार यूज करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी यूज करना पड़ेगा, विंड एनर्जी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, बड़े बड़े जो बेसिकली बोल सकते हैं जो कार वगैरह है, आज देखो ना कार वगैरह भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रही है, बैटरी वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर वो बैटरी को हम लोग सोलर सोलर से चार्ज कर ले, या विंड से चार्ज कर ले, या किसी किसी भी थ्रू चार्ज कर ले, पर कोयला को कम इस्तेमाल करेंगे, तो लंबे समय तक कोयला क्या होगा, यूज होगा। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जीरो वेस्ट। देखो, यूजिंग द सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोयला हेल्प कोल हेल्प इन सेविंग द नेचुरल रिसोर्सेज। कि जब आप कोयला को, अब एक एग्जांपल मैं तुमको और दे रहा हूँ। अगर आजकल देखो ना, वाटर में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, वाटर में क्या हो रहा है, आजकल हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, पूरा वाटर खराब हो जा रहा है। तो अगर हम लोग ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें, तो कल को अगर हम इसको फेंक भी देंगे ना, तो सॉइल खराब नहीं होगा, वाटर खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक वगैरह फेंकोगे ना, तो जब प्लास्टिक वगैरह जलेगा, या प्लास्टिक वगैरह अगर पानी में जाएगा, तो मिट्टी को तो खराब करेगा, जब वो पानी में जाएगा तो पानी को भी डैमेज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जिससे नेचुरल चीजें क्या रहे, सेफ रहे, नेचुरल चीजें क्या रहे, सेफ रहे, और आपका काम भी हो जाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नेचुरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टडी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये घर देखो। आपको ये जो घर बनाने हैं, आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना है। इस घर में जो भी सामान आप यूज कर रहे हो, इको फ्रेंडली यूज करो। इस घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सोलर पैनल से आनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बेसिकली एयर, मतलब पवन चक्की, मतलब एयर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से आनी चाहिए। ये जो कार देख रहे हो ना, ये कार कैसी होनी चाहिए, बैटरी वाली होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमें कार चलानी है, हम कार चलाएंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, पर ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब क्या है, हमें अपने करंट नीड को फुलफिल करना है, साथ ही साथ जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको भी तो हमें ये सारी सारी पास ऑन करना है, सारा सारा पास ऑन करना है। आज बताओ, आज आप कोयला यूज कर लो तो आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी। आज आप सारे सारे वाटर यूज कर लिए तो आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी। आज आप सारे सारे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिए तो आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी। तो आप बताओ, आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करना है जिससे आपकी करंट नीड भी फुलफिल हो जाए, और आने वाली जो फ्यूचर की नीड है वो भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल स्टडी। मीट द प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब क्या हो गया, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस को इस प्रकार यूज करना है जिससे हमारा करंट का भी नीड फुलफिल हो जाए, और आने वाली जो जनरेशन है उनका भी नीड फुलफिल हो जाए। तो आपको पानी को इस प्रकार, हमें पानी को सेव करना है, कोयला को सेव करना है, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, हमें प्लांट को सेव करना है, हमें एनिमल को सेव करना है, जिससे आने वाली जनरेशन भी इसका फायदा उठा सके। ये नहीं कि आपको अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए आपने सब यूज कर लिया, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रीइनोवेबल एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको जो घर बना रहे हो वो घर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, आप जो कार यूज कर रहे हो वो इको फ्रेंडली कार यूज करो। आप बेसिकली जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो ना, ट्राई टू इको फ्रेंडली, ट्राई टू यूजिंग द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, आपका करंट नीड तो फुलफिल होगा, साथ ही साथ जो अपकमिंग जनरेशन उनका भी नीड क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब इन्वायरमेंटल को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी क्यों बोलते हैं, वाई इन्वायरमेंटल स्टडी इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर इसलिए बोलते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, सुनो। आज अगर इस देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज अगर इस देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपको रीजन फाइंड करना है। रीजन फाइंड करने के लिए बड़ी बड़ी, भाई रीजन फाइंड करने के लिए आपको साइंस को समझना पड़ेगा। बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बता देती है। आज आप बताओ ना, आज आप अर्थ गर्म हो रही है कितने सेंटीमीटर से, कितने बेसिकली फ़ारेनहाइट से, या बोल सकते हैं कितने सेंटीमीटर से। आपको पता है, जो समुद्र का पानी होता है ना, वो हर एक सेंटीमीटर धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऊपर आ रहा है। मतलब जो लैंडस्केप है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो हमारा ऊपर आ रहा है, मतलब सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि आने वाले वक्त में जो मुंबई शहर है, या जितने भी समुद्र के आसपास जो शहर है वो डूब जाएंगे। ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, टेक्नोलॉजी पता चला।
टेक्नोलॉजी से पता चला। इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए आपको किसका नॉलेज होना है? साइंस का नॉलेज होना चाहिए। आज अगर भूकंप आने वाला होता है या कितना इंच का कितना बोल सकते हैं ना, कितना तेजी से भूकंप था, 7 था या 9 था, ये कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली बहुत सारे मशीन्स होते हैं, उससे पता चलता है ना। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, क्या कोई मीटर होता है, उससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, या आया तो कितना तेज से आया। आया समझे? ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, ये सब क्या साइंस से पता चल रहा है। बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी उससे पता चल रहा है। तो आज अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है या इन्वायरमेंट को खतरा है, तो उसके लिए आपको रीजन फाइंड करने हैं। वो रीजन आप कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो आपको अगर इन्वायरमेंटल का स्टडी करना है तो आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आपने रीजन तो फाइंड कर लिया, तो आपको सोल्यूशन भी तो निकालना है। तो सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे? उसके लिए भी तो आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो इको फ्रेंडली। अब आप बताओ, आप बोलते हो कार कार यूज करना है, तो एटलीस्ट आपको ईवी कार का नॉलेज तो होना चाहिए। आपको सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो भाई ये जो सोलर पैनल है, ये ऐसे बन गया क्या? सोलर पैनल ऐसे बन गया क्या बिना टेक्नोलॉजी का? उसमें तो टेक्नोलॉजी लगा है ना। एयर से एयर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो बिना टेक्नोलॉजी का क्या? तो आपको रीजन भी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ साइंस, और टेक्नोलॉजी बनाना है विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ना है, समझना है, तो आपके पास साइंस का नॉलेज होना चाहिए। सर साइंस का नॉलेज तो हो गया, सर इसके बाद भाई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जो सस्ती हो और अच्छी हो। तो जैसे ही खर्चे की बात आएगी, वहां पे अकाउंट्स आ जाएगा, वहां पे अकाउंट्स आ जाएगा, वहां पे फाइनेंस आ जाएगा, वहां पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी बनाना है, तो आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज टेक्नोलॉजी बनाने में क्या लगेगा? खर्चा लगेगा, मैन पावर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और बेसिकली लेबर लगेगा। तो आपके पास ओवरऑल फाइनेंस और अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब इस देश में अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके अंदर लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे लॉ बना दीजिए, ऐसे ऐसे कंडीशन डाल दीजिए इस देश में कि जो लोग पोल्यूशन करे उनके ऊपर बहुत सारे क्या आ जाए, केसेस हो जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको ऊपर पेनल्टी लगा दिया, फाइन लगा दिया जाए, जिसके वजह से कम इन्वायरमेंट को गंदा करे। तो अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडी करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की। साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। तब जाकर आप इस इन्वायरमेंट को समझ पाओगे। एक दो सब्जेक्ट का नॉलेज रखकर आप इस इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाओगे। इन्वायरमेंट को अगर समझना, तो आपको हर प्रकार का नॉलेज गेन करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तब जाकर आप इस इन्वायरमेंट को समझ पाओगे, और इस इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को समझ पाओगे, और उसके सोल्यूशन मतलब उसका निवारण ला पाओगे। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो सोल्यूशन कैसे लाओगे? तो प्रॉब्लम को समझने के लिए भी आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और उसके सोल्यूशन के लिए भी आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज वाई इन्वायरमेंटल क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ठीक है। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज का मल्टी बिकॉज इट इंक्लूड द नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, चाहे आप साइंस हो चाहे ज्योग्राफी। अब अगर सॉइल की बात करें कि पेड़ कट कटने से सॉइल डैमेज हो रहा, तो वहाँ पे ज्योग्राफी की बात आ गई, वहाँ पे ज्योग्राफी की बात आएगी। तो अगर आपके पास साइंस का नॉलेज है, ज्योग्राफी का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, सोशियोलॉजी का नॉलेज है, पॉलिटिक्स का नॉलेज है, अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज है, केमिकल्स हो रहा है ना, बायोलॉजी का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, तब जाकर आप इस इन्वायरमेंट में होने वाली चीजों को समझ पाओगे, और जो खराब चीजें हो रही उस खराब चीजों को कंट्रोल कर पाओगे, और एक सही सोल्यूशन ले पाओगे। तब जाकर इन्वायरमेंट आपका क्या होगा? क्लीन होगा। एक दो सब्जेक्ट का नॉलेज रखकर आप इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं कर पाओगे। तो इन्वायरमेंट को समझने के लिए आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी? इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप क्या? स्कोप का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा स्कोप क्या है? तुम्हारा स्कोप बेसिकली क्या है? पढ़ाई करना, बुक्स परचेज करना, एग्जाम देना, खेल कूद करना, एग्जाम में टॉप करना टॉप करना, इस कॉलेज जाना, स्कूल जाना, नोट्स बनाना, ट्यूशन ज्वाइन करना, सेल्फ स्टडी करना। आया समझना? ये तुम्हारा क्या स्कोप है? ये स्कोप मतलब तुम विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में तुम क्या क्या करते हो, स्टूडेंट लाइफ में तुम क्या क्या करते हो, यही तुम्हारा क्या स्कोप है। वैसे ही इस इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप क्या है? मतलब इस इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस का स्टडी करते हैं। ठीक है। चाहे चाहे वाटर हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे एनर्जी हो। ठीक है। हम इन सब चीजों क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, कैसे हमें वाटर को सेव करना है, कैसे फॉरेस्ट को सेव करना है, कैसे जो मिनरल्स है ये सबको कैसे सेव करना है, जो भी हमारे पास एनर्जी है, चाहे वो नेचुरल एनर्जी है, गैसेस वगैरह, उनको कैसे सेव करना है, उनको कैसे रिन्यू करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे तुम्हारा स्कोप क्या है, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, एग्जाम टॉप करना, ये सब तुम्हारा क्या स्कोप है। वैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल चीजों का स्टडी करते हैं। इट स्टडी डील्स विद द यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, एनर्जी। ठीक है। इट टीच हाउ यूज दुम एंड वाइजली विदाउट वेस्टेज। हमें ये इन्वायरमेंटल स्टडी हमें बताता है कि हम कैसे इन नेचुरल चीजों को यूज करें और कैसे हम वाइजली तरीके से यूज करें, जिससे प्रेजेंट नीड फुलफिल हो जाए और आने वाली जो जनरेशन उनकी भी नीड फुलफिल हो जाए और हमारा इन्वायरमेंट भी गंदा ना हो, चौपट ना हो। हमें इस प्रकार की सीख देता है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है। फिर हम लोग इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे वाटर में ना बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। अरे रिवर में, समुद्र में बहुत सारे मछलियां रहती है, बहुत सारे बेसिकली वाटर जो होते हैं ना, वाटर प्लांट होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं आपके वाटर में, रिवर में। उसको उसको बोलते हैं रिवर की इकोसिस्टम। ऐसे जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में देखना बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे लेक वगैरह होते हैं। तो वो हो गया फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। तो हम लोग जब इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग तरह तरह के जो इकोसिस्टम है, तरह तरह के जो इकोसिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम, हम उसकी स्टडी करते हैं। इट स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर and with their environment. Example, understanding how plant, animal, human depend upon each other on इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब देखो ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जब आप स्टडी करते हो, इससे ये पता चलता है कैसे प्लांट और ह्यूमन, कैसे वाटर आपस में लिंकअप है। एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेस्ट की स्टडी करोगे, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर तुम फॉरेस्ट को मतलब कट करोगे, तुम अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे, मतलब सारे जंगल को कट करोगे, तो क्या होगा, टाइम पे मानसून नहीं आएगा। पहला बात, गर्मी बढ़ जाएगी, टाइम पे मानसून नहीं आएगा। टाइम पे मानसून नहीं आएगा तो भैया टाइम पे खेती वेती नहीं होगी, तो खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन कंजम्पशन पे आएगा, पहला चीज। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो इसका असर हमारे ऊपर आएगा। और जब आप प्लांट को काटोगे, पेड़ पौधों को काटोगे, तो जितने भी जंगल थे, जंगल थे, अगर आप काट दोगे, तो जितने भी वहां पे एनिमल वगैरह है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। अब बताओ, वो भी तो मर जाएंगे। वो तो उसी फॉरेस्ट में रहते, उनका वो घर है, अब उनके घर को ही उजाड़ के फेंक दियो। तो जब आप फॉरेस्ट की स्टडी करते हो तो पता चलता है एनिमल डाई हो जाएंगे और धीरे धीरे इंसान भी डाई हो जाएगा, पूरी जो अर्थ है वो गर्म हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। अब मानसून लेट आएगा, और जब मानसून लेट आया तो जितने भी सीजन वो लेट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हो ना, तो आप तरह तरह की इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। जैसे वाटर का इकोसिस्टम, उसको मरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हर प्रकार के इकोसिस्टम की स्टडी करते हो, कैसे ये इकोसिस्टम हमारे को इफेक्ट कर रहा है, कैसे हम इन इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं और कैसे इन इकोसिस्टम को बचाना है। जब हम इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्या क्या रीजन की वजह से इकोसिस्टम खराब हो रहा है और कैसे हमें इसको बचाना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इट फोकस अपॉन प्रोटेक्टिंग द डिफरेंट स्पीसीज इन प्लांट एंड एनिमल। आपको पता है सेव टाइगर, सेव हिप, जितने भी क्या बोलते हैं, टाइगर हो गया। हमारे यहाँ पता है चीता नहीं था, अभी मोदी जी ने अफ्रीका से चीता लेकर आया। कहाँ, अफ्रीका या कहीं से लेकर आया चीता, मतलब वो अफ्रीकन कंट्री था, अफ्रीकन महाद्वीप से लेकर चीता लेकर आए वहां पे। तो अब आप बताओ ना, हमारे यहाँ पे आपने गैंडा देखा होगा, वो भी उसके उसके उसको भी सेव करने के लिए बहुत सारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के रखी है। तो जब आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो आपको ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से एनिमल को सेव करने हैं, क्योंकि आपको पता है टाइगर टाइगर जो स्पेसीज है खतरे में है, गैंडा की जो स्पेसीज है खतरे में है। हमारे यहाँ पे चीता नहीं है तो हमें चीता लेकर आया गया। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि इस इकोसिस्टम में ना, जैसे अपने बॉडी में ना, जैसे अपने बॉडी में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस ये ऑर्गन, अब सोचो ना, तुम्हारे बॉडी में अगर लीवर ना रहे, कैसे कैसे जिंदा रहोगे, हार्ट ना रहे कैसे जिंदा रहोगे। तो हर चीजों का इक्वली इंपॉर्टेंस है ना। वैसे ही इस इकोसिस्टम में हर तरह के प्लांट, हर तरीके का एनिमल, हर तरीके के जीव जंतु आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हमारे इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। समझ रहे हो, आपने ये भी सुना होगा, जो मच्छर होते हैं ना, उस मच्छर की उतनी औकात जितनी इंसान की औकात है। क्योंकि जो मच्छर होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे गंदगी खाते हैं, बहुत सारी चीज, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कभी, अगर ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, थोड़ा बहुत डिटेल हो जाएगा। ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। उनका होना भी बहुत सही होता है। अलग बात हमको मलेरिया हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन उन मॉस्किटो का भी इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान है। बस समझो बात को। ठीक है।
तो इट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द डिफरेंट स्पीसीज। जब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कौन कौन स्पीसी हमें सेव करना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट। जब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं हमें ये पता चलता है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस है और ये पोल्यूशन क्यों हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट में। सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट, सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड द इन्वायरमेंट अवेयरनेस, लॉ एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। जब हम लोग इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं, आप सोचो ना तुम्हारे सिलेबस में ये डाला गया, तो जब तुम समझोगे कि इन हरकतों के वजह से इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है तो तुम अवेयर हो रहे हो। बेटर क्या, लोगों को अवेयर करने का बेटर क्या, तुम्हारा सिलेबस में डाल देना। इस देश में पढ़ाई सब करता है लगभग, आने वाली जनरेशन तो पढ़ाई करती है भाई। तो अगर तुमको अवेयर करना है तो तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया। अब तुम पढ़ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा, अच्छा ये करने से ये डैमेज हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, तो तुम कम करोगे। तो लोगों को अवेयर करना भी इसके स्कोप में आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, वो भी इसके स्कोप में आता है। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें और कम से कम हम नेचर को डैमेज करें। ये सब कुछ हमारे स्कोप में आता है। तो सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट, तो बेसिकली स्कोप में क्या क्या आएगा, इन्वायरमेंटल के स्कोप में क्या क्या, पहला नेचुरल रिसोर्सेस को समझना है और कैसे यूज करना वो समझ में आता है। इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की कौन सी स्पीसी को सेव करना है। ठीक है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट कैसे पोल्यूट हो रहा है ये भी हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है, कैसे लोगों को अवेयर करना, तो हर प्रकार की स्टडी करते हैं। स्कोप का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी में करते क्या है, हम लोग हर हर प्रकार का नॉलेज लेते हैं कि कैसे स्पेसी को सेव करना है, कैसे पोल्यूशन को रोकना है। ठीक है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, आए वो सबने, कैसे हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट है, हमारी जो हरकतें हैं, जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं या पानी को खराब करते हैं तो उसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हर प्रकार की स्टडी करते हैं और यही सब इसका क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मेन फोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमें अपना प्रेजेंट नीड को फुलफिल करना है इस प्रकार कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ज्यादा हम वेस्ट ना करें, ज्यादा डैमेज ना करें और उसको बचा के रखें कि फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर पाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कैसे होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ध्यान सुनना। ये ना बेसिकली 2015 में बनाया गया यूएनडीपी के हिसाब से, जो यूनाइटेड नेशन है उनके हिसाब से ये 2015 बनाया गया। यूएस में ना एक यूएनडीपी है, यूएनडीपी, ठीक है। तो ये 2015 में इसमें क्या सारे कंट्री के लोगों को बुलाया गया और मीटिंग किया गया और इन्होंने क्या बोला कि भैया 2030 तक हमें बहुत सारी चीजें ठीक करनी है जो कि हमारे अर्थ को डैमेज करे। जैसे बहुत सारा गरीबी है, हंगर है, बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो ऐसे करके बहुत सारे गोल बनाए गए। ठीक है, तो वो सारे गोल को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब अर्थ को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए या ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, इंसानियत को सेव करने के लिए एक गोल बनाया गया जो बोला गया हर एक कंट्री इसको मतलब अप्लाई करेगा। हर एक कंट्री क्या करेगा, इसको अप्लाई करेगा। तो कितने गोल थे, 17 गोल थे। जैसे नो पॉवर्टी, तो पहला गोल क्या था, दिस गोल फोकस अपॉन eliminating poverty in all forms and ensuring the basic need like food, shelter and education for everyone। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल क्या था कि पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी खत्म करना है। ये जो गरीबी है इस पूरे वर्ल्ड से खत्म करना है। सबको सबको रोटी कपड़ा मकान, समझ गया ना, खाना पीना, रोटी, क्लोथ, घर, ये सबको देना है। तो पहला गोल था आपका नो पॉवर्टी। दूसरा था जीरो हंगर। अब नो पॉवर्टी से क्या, जीरो हंगर, कि जितना आपको पता है भूख से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो सबको खाना प्रोवाइड। इट एम टू एंड हंगर एंड इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स फूड। कि भैया इस पूरे वर्ल्ड में जो हंगर का इशू है वो खत्म करना है। यहाँ पे अगर कोई इंसान है तो वो डिजर्व करता है सही खाना खाना, तो हम लोग पावर्टी खत्म करेंगे और हंगर को खत्म करेंगे। जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं हम इनको स्टॉप करेंगे और हर लोगों को सही खाना प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन खाना प्रोवाइड करेंगे जिससे उनका जीवन क्या रहे, अच्छा रहे। तो पहला गोल क्या था, गरीबी खत्म करना। दूसरा गोल था हंगर को खत्म करना, मतलब जीरो हंगर, कि कोई भूख से मरे ना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब तीसरा उनका गोल था कि भैया लोगों को गुड हेल्थ प्रोवाइड करना। तो गुड हेल्थ कब प्रोवाइड करोगे, जब इन्वायरमेंट क्लीन होगा, जब वाटर सही होगा, एयर सही होगा, खाना सही होगा, तभी तो गुड हेल्थ मिलेगा। तो इसके लिए इनका थर्ड था गुड हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है,
हेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रमोट वेलबींग फॉर पीपल ऑफ ऑल एज, इट फोकस ऑन बेटर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब उसके लिए क्या इन्होंने, फ्री मेडिकल कैंप्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो थर्ड इनका था बेसिकली लोगों का सामाजिक होता ना, सामाजिक भला करना। तो उसको फ्री वैक्सीन होता है ना, बहुत सारे, जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा था तो फ्री, अब बच्चे पैदा पैदा होते हैं, देखना बहुत सारे वैक्सीनेशन फ्री में लगते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन हो गया, तो फ्री वैक्सीनेशन आया सामने। फ्री बेसिकली बोल सकते हैं सैनिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, आया सामने। फिर क्या हो गया, बेसिकली फ्री मेडिकल कैंप्स हो गए, अगर किसी को बीमारी वगैरह है तो उनको फ्री में इलाज करे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को बोला गया आप अपना इन्वायरमेंट को ठीक करिए, पानी पानी को ठीक करिए, वाटर को ठीक करिए, हवा को ठीक करिए, तब लोग लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। तो तीसरा उनका क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। चौथा क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये इसी से लिंकअप है कि वाटर को क्लीन करना है, सैनिटेशन मतलब समझ रहे हो ना, ये बाथरूम्स वगैरह बनवाने हैं, सही इन्वायरमेंट को, आपको पता है हमारे यहाँ पे खुले में लोग शौच वगैरह करते थे, वो सब ना करे, सही बाथरूम, सही सैनिटेशन सिस्टम हो, सब साफ सफाई से लोग रहे, हाइजीन को मेंटेन करे, पानी को ठीक करना, हवा को ठीक करना है, तब जाके लोगों का हेल्थ क्या होगा, प्रमोट होगा। तो चौथा क्या होगा, क्लीन वाटर, ये तीसरे से लिंकअप है। लास्ट होगा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, और धरती हमारी गर्म हो रही है, गर्मी बढ़ते चली जा रही है, हर साल थोड़ी बहुत गर्मी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, उसमें बेसिकली होल हो चुका है। उसके वजह से क्या है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ रही है, और हम उससे हमारा स्किन कैंसर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और बहुत ज्यादा मतलब ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगा भाई ना, तो सोचो सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से सबको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन लेयर खतरे में है। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट एक्शन बहुत बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो दैट इज वाई सारे वर्ल्ड को बोला गया कि नए नए प्लांट लगाओ, रिवर को सही रखो, जीव जंतु को सही रखो, नए नए फॉरेस्ट उगाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओ। ठीक है, नदियों को साफ रखो, इससे क्या रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग खतरा क्या होगा, कम होगा, गर्मी वगैरह कम होगी। ठीक है, मानसून वगैरह टाइम पे आएंगे, तो इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन। तो कितने गोल थे भाई, कितने गोल थे, कितने गोल थे, नो पॉवर्टी, गरीबी हटाना है, भुखमरी को हटाना है, लोगों का हेल्थ वगैरह को सही करना, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप, वाटर को क्लीन करना है, सैनिटेशन सिस्टम को सही रखना है, और क्लाइमेट को सही करना है। नेक्स्ट क्या हो गया, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, पहला कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट नीड को फुलफिल करना है, और इस प्रकार फुलफिल करना है कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है, जिससे फ्यूचर वाली जनरेशन भी इसका फायदा उठा पाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब पॉसिबल है, जब आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या है, जब आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको केयरफुल यूज करोगे, तभी तो फ्यूचर जनरेशन को दे पाओगे। अगर प्रेजेंट पे ही, अगर प्रेजेंट में ही तुम सारी सारी रिसोर्सेस को यूज कर लोगे, तो फ्यूचर में तुम कैसे दे पाओगे। तो पहला हो गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हमें रिसोर्सेस को केयरफुल तरीके से यूज करना, बचा कर यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से यूज करना है कि हमारा करेंट नीड फुलफिल हो जाए, और फ्यूचर में हम ट्रांसफर कर पाए। अब इसके लिए आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव, आपको अपने लाइफ स्टाइल में इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल लाना पड़ेगा। आपको उन उन चीजों को अपनाना पड़ेगा जिससे जैसे होता है ना, आप बैटरी वाला कार लिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आप खुद का, अब सोचो ना, सब अगर कार यूज करेगा, सब अगर इलेक्ट्रिक, सब अगर बेसिकली मोटरसाइकिल यूज करेगा, अब इसका इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जित सब अगर भाई पेट्रोल डीजल सब यूज करेगा, तो उसका पूरा धुआं इन्वायरमेंट में जाएगा। इसलिए देखना नीदरलैंड में ना मैक्सिमम लोग साइकिल चलते हैं, उनको लगता है ना भाई हमको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए लोग साइकिल चलते हैं, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। क्योंकि उनको पता है कार सबके पास है, लेकिन लोग ज्यादा चलाते नहीं, बोलते नहीं साइकिल, साइकिल बेटर है, साइकिल से क्या कार्बन कार्बन फुटप्रिंट होगा, साइकिल से क्या निकलेगा, कुछ तो नहीं निकलेगा साइकिल से। इसलिए नीदरलैंड वगैरह में, आयरलैंड वगैरह सब मैक्सिमम लोग साइकिल चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो इसका बेटर चीज यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो, कम यूज करो। आप साइकिल साइकिल का इस्तेमाल करिए, पैदल चलिए, कार वगैरह हफ्ता में अगर 5 दिन यूज करते थे, 3 दिन यूज करिए, 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। तब जाकर के आप नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज कर पाओगे, तब जाकर के आप फ्यूचर वाली जनरेशन को ये सब चीजें दे पाओगे, अदरवाइज खतरे में है सब कुछ। दूसरा कहिए इंटर जनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट फ्यूचर जनरेशन शुड हैव एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज, वी शुड नॉट ओवर यूज द रिसोर्स टुडे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को सेव करना है,
कम से कम इस्तेमाल करना है और इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अपनाना है। दूसरा है इंटरनेशनल इक्विटी, मतलब फ्यूचर सॉरी इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन को हमें ये सारी सारी चीजें गिफ्ट करनी है, उनका भी राइट है कि ये इन सब चीजों का फायदा उठाए। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप अच्छी तरीके से रिसोर्सेस को यूज करोगे। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस शुड बी यूज एट रेट विच दे कैन नेचुरली रिनो। हमें नेचुरल रिसोर्सेस उतना ही यूज करना है जितना वो रिन्यू हो सके। मतलब क्या, कोयला वगैरह भी नेचुरली बनता है, तो कोयला वाला भी उतना ही यूज करना जितना वो नेचुरली बन सके। वाटर वगैरह उतना, अब देखो ना सऊदी अरब वगैरह में क्या होता है, सऊदी अरब वगैरह में क्या होता है, ये समुद्र का पानी लोग निकालते हैं, समुद्र का पानी निकालते हैं, उसको साफ सुथरा कर पानी पीते हैं। तो अब भाई ऐसे चलते रहेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आया वो सामने? तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह इतना यूज करना है जितना वो नेचुरली बन जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको यूज करना, नहीं, आपको उतने ही रेट में यूज करना है जितना नेचर खुद वो रिन्यू कर पाए, नेचुरली उसको रिन्यू कर पाए। ठीक है? तो पहला क्या है कि आपको यूज करना, कितना यूज करना, जितना नेचुरली वो रिन्यू हो पाए। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है? कि हमें बैलेंस करके चलना है, हमें ज्यादा यूज नहीं करना है, हमें कम यूज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर हफ्ते में 5 दिन आप कार यूज करते हैं तो 3 दिन कार यूज करिए, 2 दिन पैदल चलिए। तो अगर हर आदमी 2-2 दिन पैदल चलेगा तो सोचो कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो आपको बैलेंस करके चलना है। पोल्यूशन कंट्रोल, वही सेम चीज है। दिस प्रिंसिपल फोकस अपॉन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो चौथा प्रिंसिपल होगा भैया हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, लोगों के हेल्थ को कंट्रोल करना है, लोगों को पांचवा क्या, लोगों को अवेयर करना है और लोगों को पार्टिसिपेट करना है कि भैया कचरा मत फैलाओ, साफ सफाई मेंटेन करो, कचरा कहीं मत फेंको, प्लास्टिक मत यूज करो, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अपनाओ। तो इसका बेस्ट बेटर वे क्या, तुम्हारे तुम्हारे को सिलेबस में डाल दिया, अब तुम समझोगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। अब देखो ना लोग कैसे ही कचरा फेंक देते हैं, लोग कपड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, सोचो कितना गंदा होता है। सब लोग गाड़ी से चल रहा है, मेरे पास भी गाड़ी है भाई, कम से कम यूज करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। तो लोगों को अवेयर करना भी एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है। तो कितने प्रिंसिपल हो गए? 5 प्रिंसिपल। पहला कंजर्वेशन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है? हमें आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करना है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, कि हमें रिसोर्सेस उतना यूज करना जितना वो नेचुरली रिन्यू हो जाए। पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, लोगों को अवेयर करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिशन लाइफ। अब ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन बाकी इस चैप्टर में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिशन लाइफ, मतलब लाइफ स्टाइल, आपको कैसी लाइफ स्टाइल होगी। पहला मिशन, राइट ए शॉर्ट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। पहला फोकस अपॉन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको पहले जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, हर एक इंसान को पहले जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमें इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है? तो हर एक इंसान को पहले क्या लेना पड़ेगा? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला पहला मिशन लाइफ, मिशन लाइफ का मतलब होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो पहले आपको जिम्मेदार बनना है कि मुझे पोल्यूशन नहीं करना है, मुझे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो पहले आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। दूसरा प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, मतलब आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना है। तीसरा आपको वेस्ट कम करना है, रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन, आपको अपने वेस्ट को मिनिमम करना है, आपको रिसाइकलिंग करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको वाटर को सेव करना है, एनर्जी को सेव करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है। और ग्लोबल मूवमेंट मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ये लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, इसी को बोलते हैं मिशन ऑन लाइफ, मिशन लाइफ। तो अगर आपसे बोले ना मिशन लाइफ, मिशन लाइफ मतलब लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। पहला, लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि नहीं भैया हमको पहले आप जिम्मेदारी लो ना कि मुझे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करोगे? तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो पहले आपको जिम्मेदारी लेना है। दूसरा, आपको सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, कैसे? आपको रिसाइकलिंग करना है, आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना है, वेस्ट कम करना है, वेस्ट कम करना है। ठीक है? आपको साथ ही साथ जितने भी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी नेचुरल गैसेस है, उनको कम से कम यूज करना है, ज्यादा ज्यादा क्या करना है? सेव करना है। और ग्लोबल मूवमेंट का मतलब क्या है? पूरा वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा और मिल करके इस गोल को अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी, कहावत है ना, एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, ऐसा नहीं, पूरा वर्ल्ड जब एक साथ आएगा तब जाकर के इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये 5 पॉइंट थे। लो कार्बन लाइफ स्टाइल, लो कार्बन लाइफ स्टाइल क्या होता है? लो कार्बन लाइफ स्टाइल मतलब क्या है? ऐसा लाइफ स्टाइल जहां पे आप कम से कम कार्बन, मतलब कम से कम कार्बन फुटप्रिंट आप दे रहे हो। ठीक है? तो पहला क्या, आपको रिन्यूएबल एनर्जी, आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब क्या है? लो कार्बन लाइफ स्टाइल मतलब आपको अपने जीवन में
कम से कम पोल्यूशन करना है, कम से कम आपको डैमेज करना है इन्वायरमेंट को, कब होगा? जब आप सोलर एनर्जी यूज करोगे, विंड एनर्जी यूज करोगे, जब आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करोगे। इसी को बोलते हैं यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको पेट्रोल डीजल कम यूज करना पड़ेगा, ईवी वाला कार चलाइए, पैदल चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए, तब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं लो कार्बन लाइफ स्टाइल। दूसरा क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, आपको वाटर को सेव करना है, आपको जितनी भी नेचुरल गैसेस है उनको सेव करना है, नेचर को सेव करना है, पेड़ पौधों को सेव करना है, ज्यादा से ज्यादा आप प्लांटेशन लगाइए। इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, आपको साइकिलिंग करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, और कम से कम पेट्रोल वाली कार, डीजल वाली बाइक वगैरह, पेट्रोल वाली कार, डीजल वाली कार, ये सब कम से कम यूज करना है आपको। अगर यूज करना है तो आप ईवी ईवी वगैरह पे शिफ्ट हो जाइए, पैदल चलिए, वॉकिंग करिए, तो ज्यादा बेटर होगा। वेस्ट को कम करना है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना है। तो दीज लाइफ स्टाइल इज नोन एज लो कार्बन लाइफ स्टाइल। ठीक है। स्टेट 5 वे टू ब्रिंगिंग चेंज इन द लाइफ स्टाइल एज द मूव टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए? तो सेम एज इसका आंसर हो जाएगा सेम एज क्वेश्चन 9। सेम एज क्वेश्चन 9। सेम एज क्वेश्चन 9। तुम लोग को सजेशन आएगा ना, सजेशन का पीडीएफ दे दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो? सजेशन का पीडीएफ दे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, सजेशन का पीडीएफ दे दूंगा। पहला, इंपॉर्टेंस का इन्वायरमेंटल स्टडी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका महत्व क्या? पहला, जब आप इसको पढ़ते हैं लोग अवेयर होते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वरना हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, आने वाली जनरेशन खतरे में हो जाएगी। तो लोगों को अवेयर करने में इन्वायरमेंटल स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है। पहला क्या? क्रिएट अवेयरनेस। दूसरा क्या हो गया? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जंगल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, रिवर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, हर चीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हर बोले ना, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस आपको अच्छे से यूज करना है, अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। आपको वाटर को, फॉरेस्ट को और मिनरल जितने भी चीजें हैं उसको कम से कम यूज करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हो आपको पता है ना भैया कि जितने भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और उतना ही यूज करना है जितना वो नेचुरली रिन्यू हो जाए। जिससे क्या होगा? हमारा प्रेजेंट नीड तो फुलफिल होगा, साथ ही साथ फ्यूचर नीड भी फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाई करते हो, ठीक है, सॉरी कोल्ड हो गया, जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी की पढ़ाई करते हो तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा? जब आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करोगे, जब आप लो कार्बन लाइफ स्टाइल यूज करोगे, पैदल चलोगे, साइकिलिंग चलाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, पर्सनल बाइक और कार कम यूज करोगे, तो इससे क्या होगा? तुम्हारी लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, एयर शुद्ध होगा, वाटर शुद्ध होगा, तो तुम भैया 10-15 साल ज्यादा जिंदा रहोगे। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होगा? इंप्रूव होगा, खाना अच्छा होगा। इनकरेज द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली आपके सिलेबस में ये सब क्यों डाला गया? जिससे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने। जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करेंगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, और खुद समझेंगे और लोगों को भी अवेयर करेंगे, नहीं भाई मम्मी ऐसा मत करो, पापा ऐसा मत करो, इससे इन्वायरमेंट खराब होता है। तो कहीं ना कहीं एक मकसद है आपके सिलेबस में सब डालने का कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 2 का आएगा। देखो पूरा ये पीडीएफ वगैरह मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, समझ में आया कि नहीं बस कमेंट करके चल जाना, सर समझ में आया है नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। कल मैं तुमको इसका सजेशन दे दूंगा। अभी चैप्टर वाइज पढ़ लो, ज्यादा नहीं होता 2x में देख लो, पर इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और कल तक मैं इसका सजेशन भी आपको दे दूंगा, और मॉर्निंग तक हम लोग पांचों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? प्लीज वीडियो को शेयर करना और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट को मैंने जो पिन किया ना उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना? और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को हर जगह शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर बताओ कैसा लगा।